चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। जय हिंद दोस्तों, मैं राम अवतार पांडे। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और रणक्षेत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल यानी कि 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डाई बीच पे, सिडनी का जो बॉन्डाई बीच है वहां पे एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। दो जिहादी बाप बेटों साजिद अकरम और नवीद अकरम, इन्होंने बंदूक उठाई। बॉन्डाई बीच पे हकुना करके एक ज्यूश का, एक यहूदियों का फेस्टिवल होता है, वो सेलिब्रेट करने के लिए उसकी फर्स्ट नाइट को, 8 दिन चलता है ये फेस्टिवल, उसकी फर्स्ट नाइट को सेलिब्रेट करने के लिए ज्यूश कम्युनिटी के लोग, तमाम दुनिया के भी अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए थे, वो लोग इकट्ठा हुए थे, वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। वहां पहुंचते हैं ये बाप बेटे, गोलीबारी करते हैं और 14 से 15, कई मीडिया रिपोर्ट 16 का भी अब वो कर रही हैं, इतने लोगों की हत्या कर दी जाती है। 15 लोगों की हत्या हो जाती है। ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स 15 का नंबर कोट करें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इन 15 लोगों में एक 10 से 12 साल की बच्ची है, कई ऐसे लोग हैं, एक ऐसा नाम है जो जिसे कहा जा रहा है कि होलोकॉस्ट जो हुआ था यहूदियों के खिलाफ, उसको सरवाइव करने वाले काफी सीनियर थे, उनकी मौत हो जाती है। ऐसे तमाम लोगों की हत्या हो जाती है। राम, इसके बारे में और क्या अपडेट्स आए? इसके अलावा सर, इसमें 2 पुलिस ऑफिसर, एक कांस्टेबल, एक प्रोबेशनरी कांस्टेबल भी इसमें घायल हैं। और ये पूरी घटना में जो जूस कम्युनिटी के जो सिविलियन, जो मासूम लोग जो एक त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, उनकी हत्या के अलावा इस पूरी घटना में पुलिस के अधिकारी भी इसमें घायल हुए हैं। इस बात पर एक और अखबार ने बहुत बड़ी बात लिखी है कि ये लोग पाकिस्तान से हैं, इनका संबंध पाकिस्तान से है। और ये जो नवीद अकरम है, ये 2019 पे जो ऑस्ट्रेलिया इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसके रडार पे था। वो उन लोगों, जिन लोगों से वो मिल रहा था, जिन लोगों से बातचीत कर रहा था, उसके बाद ये इंटेलिजेंस एजेंसियों की नज़र पे चढ़ा था और वो इसकी जांच कर रहे थे। इसको लेके तमाम इसके बारे में बहुत सारी छानबीन हुई, लेकिन कहा जा रहा है, कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है कि उसको बाद में एक तरीके से, मैं सीधा क्लीन चिट वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन लूज टर्म में मैं क्लीन चिट वर्ड यूज कर रहा हूं, उसको एक तरीके से क्लीन चिट दे दी गई। उसको बोला गया कि नहीं, ये मारेगा नहीं, इसका जितने लोगों के साथ कांटेक्ट हो सकता हो वो रेडिकल हो, लेकिन ये किसी की हत्या नहीं करेगा। और ये कहने के बाद उसको छोड़ दिया गया, उसको उसके रडार से हटा लिया गया। 14 दिसंबर को जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। और इसके बाद अब सरकार और इसको लेकर सजग हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में गन हथियार, जो गन कल्चर है, उसको लेके अब एक नया बयान आया है कि ऑस्ट्रेलिया में जो वेपन लाइसेंस है उसको लेकर अब और नियम, कड़े कानून बनाए जाएंगे। आपको एक बात बता रहा हूं, 1996 में एक पोर्ट आर्थर करके इंसिडेंट हुआ था, काफी भयावह था वो। उस इंसिडेंट के बाद ये अब तक का ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा नरसंहार है। ऑस्ट्रेलिया में नरसंहार का एक समय था सर, 70 से 90 के बीच में, 80 और 90s की अगर हम बात करें तो उस दौरान ऑस्ट्रेलिया में मास शूटिंग होती थी। और एक आंकड़े के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में उस दौरान मास शूटिंग इस लेवल की थी कि अमेरिका से भी पर कैपिटा के हिसाब से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग होने लग गई थी। उसके बाद 1996 में ये घटना होती है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार इस कल्चर को रोकने के लिए, मास शूटिंग को कंट्रोल करने के लिए गन को लेकर नए कानून बनाती है। अगर हम आपको बताएं पोर्ट आर्थर में क्या हुआ था, तो 1996 में यह घटना हुई थी। इसमें करीब 35 लोगों की हत्या हुई थी। उसके बाद से सरकार थोड़ी सी सख्त हुई, उन्होंने इसके खिलाफ एक्शंस लेने शुरू किए। जो ऑस्ट्रेलिया का गन कल्चर था, जो कि काफी मशहूर था, उसके ऊपर पाबंदियां लगानी शुरू। वो पाबंदियां क्या है राम, आप बता सकते हैं? फायर आर्म्स एग्रीमेंट एक कानून आया जिसके अंतर्गत पाबंदियां होने लगी कि जो सेमी ऑटोमेटिक गन्स हैं, शॉर्ट गन्स हैं, उन पे प्रतिबंध लगने लगे। लाइसेंस देने से पहले अच्छी जांच पड़ताल होने लगी और इस तरीके से, और एक आंकड़े के अनुसार गन रिकवर भी किए गए। तो ऑस्ट्रेलिया में मास शूटिंग को रोकने के लिए 2 स्तर पे काम किए गए। एक, कानून जो थे उनको सख्त किया गया। लाइसेंस देने का जो तरीका था, जो जांच थी, पड़ताल थी, उसको सख्त किया गया। और ऑलरेडी जो लोगों के पास हथियार थे उनकी भी रिकवरी की गई। और उसके बाद ये पूरे कानून लागू होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तेजी से मास शूटिंग की संख्या बहुत तेजी से घटी। और एक आंकड़े के अनुसार अगर हम कहें तो 96 के बाद ये जो मास शूटिंग हुई है और ये सबसे बड़ी घटना रही है। राम ने आपको बताया कि कैसे नेशनल फायर आर्म्स एग्रीमेंट की बात आई, उसमें हथियारों पर प्रतिबंध लगाया गया। मैं आपको साजिद अकरम को लेके एक बात कह रहा हूं जो तमाम मीडिया चैनल्स ने कवर की है।
साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजा पर आता है। भाई साहब उसके बाद फ्रूट सेलर की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बाद में वो फल बेचता है। तो जो पढ़ाई की है वो आप, जैसे मैंने मीडिया की पढ़ाई की है तो मैं मीडिया में जॉब कर रहा हूँ फिलहाल, ऐसे ही तमाम लोग हैं जब जिस चीज़ की पढ़ाई करते हैं ज़्यादातर 90% केसेस में आप यही है कि आप उसी से रिलेटेड काम भी करते हैं। लेकिन जो साजिद अकरम भाई साहब थे वो कौन सी पढ़ाई की है तो नहीं पता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया गए थे वो पढ़ने के लिए 1998 में। करीब 2001 के 2-3 साल के बाद ही उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन लड़की से शादी की और उनको पार्टनर वीज़ा मिल गया। पार्टनर वीज़ा इज बेसिकली कि आपकी जो पत्नी है या जो आपका पति है वो उस देश का नागरिक है, इस बिहाफ पे आपको उस देश में रहने की, काम करने की, नौकरी करने की अनुमति मिल जाती है। जो उसका बेटा था नवीद अकरम वो वहीं पैदा होता है। इसके बाद साजिद अकरम वहां पे रहता है। उसके पास से 6 लाइसेंसी बंदूकें बरामद की गई हैं, 6 हथियार। अब वो 6 हथियार, अगर इतना टफ कानून बनाया गया तो एक व्यक्ति के पास ये 6 हथियार और कहा जा रहा है कि सारे लाइसेंसी हैं, ये कैसे बरामद हुआ? ये एक बड़ा सवाल है। ये ऑस्ट्रेलिया अपने आप में इसको सोचना चाहिए। जिस तरीके से ये घटना हुई है, जिस तरीके से यहूदियों के खिलाफ ये टारगेटेड, इससे पहले अगर टारगेटेड का चले तो ज्यादा दिन नहीं बीते हैं। अगर आपको पहलगाम याद ना हो तो पहलगाम की यादें अभी आपकी ताजा होंगी। वहां पे भी टारगेटेड था। लोग कह रहे हैं कि नहीं यहाँ धर्म पूछ के नहीं मारा, भाई वहां यहूदी ही इकट्ठा थे। मैं गलत कह रहा हूं? और नहीं, बिल्कुल। और ये सबको पता था कि वो यहूदी हैं और वो एक त्योहार को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और उनको इंटेंशनली टारगेट करके मारा गया है। 10 या 12 साल की बच्ची है, उसको मार दिया गया। उसका अभी धर्म से क्या लेना देना होगा? दुनिया किसी के का इस धर्म से जंग क्या लेना? उस बच्ची का, दुनिया के किसी भी विवाद से उस बच्ची का भी क्या लेना देना ऐसे होगा? तमाम लोग हैं। एक उसमें फुटबॉलर कहा जा रहा है, फ्रेंच फुटबॉलर था, उसको मार दिया गया। कोई फ्रीलांस फोटोग्राफर था, वो तो अपना काम कर रहे थे। अगर आपको लगता है कि इजराइल, और वो तो तब बंदूक उठाया था, जाते गाजा में जाते, हमास के साथ मिलकर लड़ाई लड़ते, या गाजा के लिए अपनी फोर्स खड़ी करके इजरायली डिफेंस फोर्स के साथ लड़ते। लेकिन नहीं, खैर ये सारी चीजें जो हुई तो हुई। नवीद अकरम को लेकर एक और तथ्य सामने है सर कि इसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ, वहीं से पढ़ा लिखा और अभी उसके कुछ दिन पहले जॉब चली गई थी। तो एक, अब जॉब जाने से तो कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग बातें आ रही हैं और अब उसकी ये घटना सामने आई है। 2018 की एक वो कहती है जो आपने पहले कोट किया था, मैं उस पर अगर आता हूं थोड़ा सा, कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और मैक्वरी यूनिवर्सिटी है, इन्होंने कहा था कि द कंट्री डिड नॉट एक्सपीरियंस अ सिंगल मास शूटिंग डिफाइंड एज एन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग 5 और मोर फैटेलिटीज एक्सक्लूडिंग द परपेट्रेटर फॉर 22 ईयर्स आफ्टर द NFA केम इनटू इफेक्ट। यानी कि जब से नेशनल फायर आर्म्स एग्रीमेंट आया है ऑस्ट्रेलिया में, तब से कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई जहां पे 5 या उससे ज्यादा लोग मारे गए हों। हाँ, कुछ छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, वो एक अलग उसको रखा जाए, तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। ये 22 सालों में पहली ऐसी घटना है। और इस घटना के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार का कहना है कि जो आर्म्स हैं उनके कानूनों को और सख्त किया जाएगा। सख्त होने भी चाहिए। इस पे इजराइल के प्रधानमंत्री का भी एक बहुत सख्त बयान आया है। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि उन्होंने पहले ही ऑस्ट्रेलिया को चेताया था, ये जो एंटी सेमिटिज्म है जो आपके देश में बढ़ रहा है और ये अगर बढ़ता रहा तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। इसको लेकर उन्होंने पहले चेताया था और उन्होंने ये बयान दिया है। एंटीसेमिटिज्म क्या होता है राम, ये समझाना बहुत जरूरी है। एंटीसेमिटिज्म सर होता है कि जो ज्यूस लोग हैं उनके प्रति पूर्वाग्रह रखना, उनके प्रति एक अलग का भाव रखना, उसी भाव को एंटीसेमिटिज्म कहते हैं। पूर्वाग्रह के आधार पे जो लोग होते हैं तमाम, बेसिकली कि अगर आपको मैं लूजली टर्म में बताऊं तो तमाम जैसे हमास के लोग हैं वो यहूदियों को मारते हैं और यहूदियों को मारना उनके लिए एक बहुत सही चीज है। अब मुझे सबसे बड़ी चीज ये क्या लग रही है, जो उसका बाप साजिद अकरम है या नवीद अकरम उसका बेटा है, नवीद अकरम तो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, नवीद अकरम की सारी पढ़ाई लिखाई ऑस्ट्रेलिया में होती है, नवीद अकरम जो काम करता है वो ऑस्ट्रेलिया में करता है। उससे पहले साजिद अकरम भी आता है तो वो ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़ाई करता है। जैसा वो स्टूडेंट वीजा पे आया था ऑब्वियसली, तो वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करता है। फिर इनके मन में नवीद अकरम को तो कभी यहूदियों से खास ऐसा पाला पड़ा नहीं या ऐसी आइडेंटिटी से, यानी कि ये आइडियोलॉजी कोई तो किसी ने तो भरी होगी नवीद अकरम, किसी ने तो उसे इस तरह से ये बात भरी होगी, किसी ने बताया होगा और उसके बाद वो रेडिकलाइज हुआ होगा। और उससे भी बड़ी बात ये है सर कि जिस देश ने उनको शय दिया, उन्हें पढ़ाया लिखाया,
जो उसकी एजुकेशन जो वहीं से हुई है, जिस सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट किया, उसने उसी सोसाइटी पे हमला किया है। नेतन्याहू की आपने बात की, नेतन्याहू ने कहा कि हमने पहले ही एंथनी अल्बनीज को यानी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को, अगर मैं सीधा सीधा कहूं, कि चिताया था कि आपके यहाँ एंटी सेमिटिज्म जो है वो बढ़ रहा है, आपके एंटी सेमिटिज्म जोर पकड़ रहा है। अब नेतन्याहू का एक और बयान आता है। नेतन्याहू कहते हैं कि इन जो लोगों ने, मैं आपको अगर पढ़ के बताऊं पहले क्या लिखा हुआ है, कि बट वी आर वरिंग राइट नाउ अबाउट आवर पीपल, आवर सेफ्टी एंड वी डू नॉट रिमेन साइलेंट, यानी कि हम चुप नहीं बैठेंगे। एक आपको बात बताता हूं, जितने यहूदी हैं, इजराइल उनको अपना नागरिक मानता है और वो इजराइल के नागरिक हैं। ऐसे में दुनिया भर के यहूदियों को इजरायली सरकार अपना मानती है और उनके खिलाफ कहीं पे भी कुछ होता है, और ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके देश में एक धर्म, क्योंकि आपके खिलाफ, आपके धर्म के खिलाफ तमाम दुनिया में ऐसे देश हैं जो आपके धर्म के खिलाफ, पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान का लें तो बयान देते हैं, बयान की तो उनकी कोई वैल्यू है नहीं। पाकिस्तान मुंह से कुछ भी बोले उसकी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे पाकिस्तान का राष्ट्रपति बोले, चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोले। पीछे कौन डील कर रहा है पाकिस्तान के लिए? आसिम मुनीर कर रहा है। वो बोले तो कुछ वेटेज समझ में आता, अदरवाइज पाकिस्तान में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, किसी की कोई औकात नहीं है। वो कुछ भी बोलता रहे, वो कुछ भी भौंकते रहे, कोई औकात नहीं है। अब हम आते हैं इजराइल को लेके, जो आपने बात कही कि इजराइल को लेके नेतन्याहू ने सीधे चेताया है कि अब हम इसके खिलाफ शांत नहीं बैठेंगे। यानी कि इस जरूरी नहीं है कि वो बाप बेटे ही हो जिसने इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए सारी प्लानिंग की, उनको किसी ने आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दिया होगा, ऐसी तमाम चीजें हुई हैं। इजराइल उनके पीछे जाएगा। म्यूनिख ओलंपिक, अगर आपको याद हो, म्यूनिख ओलंपिक में जिस तरीके से इजराइल ने उनके यहूदी खिलाड़ियों को मारने वाले लोगों को चुन चुन के मारा, हालांकि कई साल लगे उनके, बट लेकिन वो भूलते नहीं, और छोड़ते भी नहीं। यहूदी आपके पीछे आएंगे और आएंगे फिर आपको मारेंगे। अगर यहूदी इस तरीके की बदला शुरू करते हैं या यहूदी इस तरीके का काम शुरू करते हैं, जैसे कि जहां उनको लगता है कि यहूदी समाज, यहूदी कम्युनिटी पर खतरा है, वो अगर वैसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, फिर ऐसी ही दुनिया में तमाम लोग हैं जो छाती पीटना शुरू करेंगे। यहूदी बुरे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, वो उस दिन उनका कोई फेस्टिवल चल रहा था। उस फेस्टिवल के दौरान ये हमला हुआ। एक म्यूजिक फेस्टिवल भी चल रहा था जहां पे मास लेवल पे किलिंग हुई, वहां से कई लोगों को एबडक्ट किया। उस पे भी ज्यादा दुनिया में ऐसे छाती पीटना शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद फिलिस्तीन के लिए कितना छाती पीटा गया कि गाजा में कितने लोग मारे जा रहे हैं। हाय हाय, इजराइल तो कत्लो गारत कर रहा है, इजराइल लाखों लोगों को मार चुका है। एक डेटा आता है जो 0-0 के नंबर में ही बढ़ता है कि कल 50 मारेगा, आज 100 मारेगा, कल 500 मारेगा, आज 6000 मारेगा। वो 0-0 को छोड़ नहीं रहे हैं, उनको 5 से डिवाइड करके कुछ तो गेम खेलना होगा उसमें। तो वो लगातार उसको लेके चलते जा रहे हैं। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ, उसमें अगर आपको याद हो, तमाम ऐसी तस्वीरें, तमाम ऐसी खबरें आई मीडिया में। मैंने खुद कवर किया उसको। उसमें मैंने कई ऐसे मीडिया रिपोर्ट से जो इजराइल से आ रहे थे, जिसमें बताया जाता कि छोटे बच्चे को, नवजात बच्चे को ओवन में डाला, जला दिया और तमाम चीजें हुई। इसको लेके किसी ने छाती नहीं पीटा। जब यहाँ पे इस 10 साल की बच्ची को या 12 साल की जो है उसको मारा गया, अभी कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है कि बच्ची को गोली मार दी, उसकी क्या गलती थी। हाँ, कुछ एक लोग खड़े हो गए कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ये आप इसको ऐसे क्यों देख रहे हैं कि यहूदियों पर हमला। फिर किस पर हमला था? वो जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था, वो कौन कर रहे थे? उस फेस्टिवल में कौन लोग थे और किसके खिलाफ इन लोगों ने हमला किया और हमलावर कौन थे? और हमलावरों से उनकी क्या दुश्मनी थी? तमाम चीजों के जानते भी नहीं थे। वो 10 साल की बच्ची या वो लोग जो वहां इकट्ठे हुए थे अपने त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए, वो तो इनको जानते भी नहीं थे और वो सिर्फ अपना त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये हनुक्का जो फेस्टिवल है, ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं लोगों को कि ये फेस्टिवल है क्या। हनुक्का फेस्टिवल सर 8 दिन चलता है। ये दिन ज्यूस के जो समाज है वो इकट्ठा होकर मनाते हैं। इसके पीछे एक स्टोरी ये है कि ग्रीक्स जब आए तो उन्होंने, जो ज्यूस थे, उनके त्योहार के जो उन्हें रिचुअल्स थे उसको उन्होंने बैन लगा दिया था, जिसके बाद एक बैटल हुआ था। उस बैटल में जीत पाने के बाद दोबारा से जो है ज्यूस ने अपने त्योहार को मनाना शुरू किया था। तो सेकेंड लैंप की तरह आते हैं और वहां पे एक लैंप जलाया गया जिसे कहा जाता है सिर्फ
एक दिन एक रात जलने की उसकी कैपेसिटी थी। उसमें जो oil थी, तेल था हाँ, वो oil एक था। रात जलना था, लेकिन वो 8 दिन चला। 8 दिन और 8 रातों तक वो जलता रहा, तो इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। और 8 दिनों तक ये लोग लाइटिंग करते हैं इस ये सेलिब्रेशन। इसका कोई फिक्स डेट नहीं है, बट ये नवंबर और दिसंबर के अंत तक आता है। तो इस बीच में जब लोग एक यहूदी कम्युनिटी के लोग जब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जाते हैं, मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूँ, नेतन्याहू ने बहुत कड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने कहा है कि जो लोग भी इसके पीछे हैं, हम अपने लोगों की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। उनके लोगों की, यानी कि जो इजराइल की टेरिटोरियल बाउंड्रीज में है, वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो दुनिया में तमाम यहूदी जो वहां पे हैं उनकी बात कर रहे हैं कि जो दुनिया में जहां पे भी यहूदी हैं और उनके खिलाफ अगर कोई ऐसी घटना होती है, तो हम इस घटना को अंजाम देने वाले, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले किसी भी, कोई व्यक्ति हो, कोई ग्रुप हो, कोई आतंकी संगठन हो, ऐसे लोगों को हम माफ नहीं करने वाले हैं, ऐसे लोगों को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये इजराइल का बहुत सीधा सीधा बयान है, नेतन्याहू का बहुत सीधा बयान है। रिसेंट मेमोरी में अगर आपको देखना है तो आप गाजा के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं इजराइल को, आप उसको देख सकते हैं। किस तरीके से गाजा के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, किस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा में अब घुस के लगातार हमले कर रही हैं। अभी कहा जा रहा है कि हमास का जो 7 अक्टूबर का एक वन ऑफ चीफ परपेट्रेटर था, उसको राद कुछ करके उसका नाम है, उसको भी निपटा दिया इजरायलियों ने। तमाम, आप याह्या सिनवार का नाम ले लीजिए, इस्माइल हानिया का नाम ले लीजिए, और भी जितने लीडरशिप थी, लगभग टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। तो इजराइल बदला जरूर लेता है यहूदियों के खिलाफ। म्यूनिख ओलंपिक में जो हुआ, आप जाइए, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे इजराइल ने कैसे बदले लिए, कैसे एक एक को चुन चुन के पूरी दुनिया में मारा। तो वो तमाम चीजें हैं। अब इसके बाद अब रोना और छाती पीटना नहीं होना चाहिए, मेरी ये उम्मीद है। उसके अलावा इस घटना पर दुनिया के तमाम देश और बड़े नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना पर शोक भी जताया है और जो लोग घायल हुए हैं उनकी रिकवरी की प्रार्थना भी की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज, उनके देश में यह घटना हुई है तो सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि एज प्राइम मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलियंस टू द ज्यूइश कम्युनिटी, वी स्टैंड विद यू, वी एम्ब्रेस यू एंड वी रीअफर्म टुनाइट दैट यू हैव एवरी राइट टू बी प्राउड ऑफ यू, हु यू आर एंड व्हाट यू बिलीव. You have the right to worship and study and the work and live in the peace and safety. So technically ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे यहूदियों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने साथ देने की बात कही है। Obviously आपको साथ देना चाहिए सर, because you are the Prime Minister of Australia, they are citizens of Australia, और वो अगर आपके देश में टैक्स देते हैं, वो आपके देश में आपके लिए वोट करते हैं, वो अगर आपके देश में काम करते हैं, वो आपके देश को बेहतर बनाने की बात करते हैं, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली जितने लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में, चाहे वो किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, किस संप्रदाय से हैं, ऐसे तमाम लोगों को आपको सपोर्ट करना आपका हक है। और आपने ये स्टेटमेंट बहुत नपा तुला है, लेकिन इसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया अब एक्शन क्या लेता है ये देखने की बहुत ज़रूरी चीज़ है। न्यूजीलैंड ने बोला है कि क्रिस लक्सन है जो प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड के, उन्होंने बोला है कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड आर क्लोजर देन फ्रेंड्स, वी आर फैमिली, आई एम शॉक्ड बाय द डिस्ट्रेसिंग सीन एट बॉन्डाई, अ प्लेस दैट कीवीज विजिट एवरी डे, माई थॉट्स एंड द थॉट्स ऑफ ऑल न्यूजीलैंडर्स आर विद दोज अफेक्टेड। न्यूजीलैंड ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उसके अलावा ईरान ने कहा, वी कंडेम द वायलेंट अटैक इन सिडनी, टेरर एंड किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वेरेवर कमिटेड इज रिजेक्टेड एंड कंडेम्ड। अभी ईरान का अगर देखेंगे तो ईरान ने जो बोला है कि टेरर इंसिडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्पोक्स पर्सन ने कहा है, नहीं आपने बताया कि आपने इस बारे में बात कर ली है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इन्होंने यहूदियों का नाम नहीं लिया है। ज्यूश कम्युनिटी जिस तरीके से न्यूजीलैंड के उन्होंने कहा कि हमारे थॉट्स हैं और ये तमाम चीजें हैं, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा इजराइल सीधी सीधी बात करेगा, इन्होंने नाम नहीं लिया इजराइल, क्योंकि ईरान उस आइडियोलॉजी को इंडोक्ट्रिनेट करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्ट्रांगली कंडेम द घासली टेररिस्ट अटैक कैरीड आउट टुडे एट बॉन्डाई बीच, ऑस्ट्रेलिया टारगेटिंग पीपल सेलिब्रेटिंग द फर्स्ट डे ऑफ ज्यूइश फेस्टिवल ऑफ हनुक्का। On behalf of the people of India, I extend my sincere condolences to the families who lost their loved ones. We stand in solidarity with the people of Australia in this hour of grief. India has zero tolerance towards terrorism and support the fight against all forms and manifestation of terrorism.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे बात की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जूइश कम्युनिटी के ऊपर जो जूइश फेस्टिवल मना रहे थे उनके ऊपर अटैक हुआ है। हमने ईरान की भी बात की, ईरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो एक डिप्लोमेटिक बयान देना जरूरी है, मुझे लगता है इसलिए दे दिया। अगर आप पाकिस्तान का ट्वीट दिखा सकते हैं, हमें यहाँ पे जरदारी ने जो बात की है उसने भी कोई ऐसा नहीं, हाँ ये जो पाकिस्तान, जरदारी तो कहता है कि हम खुद टेररिज्म के विक्टिम हैं। दुनिया में कहीं भी अगर आतंकवाद होता है तो उसके तार कहीं ना कहीं से जुड़ के पाकिस्तान पहुंच ही जाते हैं। अगर आपको व्हाइट हाउस के सामने जो गोलीबारी हुई थी जिसमें जो 2 पुलिसकर्मी मारे गए थे वो भी देखेंगे तो लेटर ऑन मीडिया रिपोर्ट्स यही कह रही थी कि वो उसके आईएसआई से कनेक्शन से तमाम चीजें। तो टेरर अटैक शब्द जहां आएगा आपको कहीं ना कहीं पीछे, बहुत नजदीक, बहुत दूर पाकिस्तान शब्द जरूर सुनाई देगा। और सबसे पहले पाकिस्तान बन गया है सर। अगर हाँ, टेररिज्म का अगर आपको एक सिनोनिम है तो वो पाकिस्तान है। टेररिज्म इज इक्वल टू पाकिस्तान। तो किसी भी एग्जाम में अगर टेररिज्म का सिनोनिम पूछा जाए तो आपको पाकिस्तान मार्क कर सकते हैं, ये एक सही आंसर हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा इजराइल ने जो बोला है हमने आपको पहले ही बताया, लेकिन इजरायली प्रेसिडेंट ने बोला है कि ये क्रूअल अटैक है। आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन सिडनी हैव बीन अटैक्ड बाय विले टेररिस्ट एंड वेरी क्रूअल अटैक ऑन जूश हु वेंट टू लाइट द फर्स्ट कैंडल ऑफ हनुक्का और बॉन्डाई बीच। इन्होंने बात की है। आइजैक हेrzog हैं जो इजराइल के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बोला है। प्रधानमंत्री की बात हमने बताई, उन्होंने बोला कि हम नहीं छोड़ेंगे। वो खुद एक प्रधानमंत्री, हालांकि इजराइल में जो भी है लगभग सभी, मैं ये अतिशयोक्ति नहीं कहना कि हर कोई फौज में, इजरायली आर्मी में, इजरायली डिफेंस फोर्सेस में सर्व कर चुका है, तो उनके एक कनेक्शन है, वो एक फाइटर हैं। और उससे अगर उनके खिलाफ या उनके लोगों के खिलाफ कुछ ऐसा होता है तो उनका रिएक्शन बहुत स्वाभाविक है, वो ऐसी चीजें कर देते हैं और इसलिए उनका रिएक्शन है। और अगर जो इजरायली यहूदी जो बोलता है वो करता भी है, तो इसलिए कोई शक की बात नहीं होगी। और यही नहीं है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, जबकि दुनिया के किसी भी देश में यदि इजराइल के नागरिक पर या यहूदी पर हमला होता है तो इजराइल उसका खंडन करता है, उसको स्टैंड लेता है, उस पर बयान देता है। कतर को लेके कतर ने स्टेटमेंट दिया है। कतर के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा है कि कतर रिन्यूज इट्स पोजीशन कंडेमिंग वायलेंस, टेररिज्म एंड क्रिमिनलिटी व्हेनेवर व्हाटएवर द मोटिव्स। उसके बाद सऊदी अरब का स्टेटमेंट आता है। सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि द किंगडम कंडेम्स द टेररिस्ट अटैक इन सिडनी एंड रीअफर्म्ड ऑल स्टांस अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। तमाम दुनिया भर के लोगों ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने बोला ये जो घटना था ये बहुत भयावह है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। सेलेक्टेड देश के लोगों ने इसमें खुल के बात की है कि ये किन लोगों पे घटना हुई है। सेलेक्टेड देश के लोगों ने नहीं बोला कि ये घटना कहाँ हुई है, किसने की है, किस धर्म के लोगों के खिलाफ हुई है। ये उनकी पर्सनल आइडियोलॉजिकल बात हो सकती है, वो उस जनरल सा स्टेटमेंट भी, वो उनका स्टैंड हो सकता है। सिडनी के बॉन्डाई बीच पे जो घटना हुई है उसके लिए हमें भी बहुत दुख हुआ है और इस घटना को के बाद तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेके ऑस्ट्रेलिया को भी सोचने की जरूरत है, तमाम दुनिया के देशों को लेके सोचने की जरूरत है, क्योंकि वो एक फ्रूट सेलर था। अगर आप एक बात कहें, साजिद अकरम जो है वो एक फ्रूट सेलर था, जो उसका बेटा था पढ़ने और बन गया फ्रूट सेलर। उसका जो बेटा है नवीद अकरम, वो भी एक काम करता था, ब्रिकलेयर का काम करता है। वो ऐसे आपको नहीं पता कि ऐसे किस देश में कहाँ पे कौन है जो क्या काम कर रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन कैसे हो रहा है। अगर आपको रिसेंट एक और एग्जांपल दूं और उसी से हम ये शो खत्म करेंगे जी। अल-फला यूनिवर्सिटी डॉक्टर्स भारत में जो हुए, अल-फला यूनिवर्सिटी, सभी हाईली एजुकेटेड डॉक्टर कहलाने वाले, लेकिन यूनिवर्सिटी जहां पर शिक्षा के ज्ञान की बात होती है उस जगह पर उन्होंने आतंकवाद की नींव रखी। चाहे डॉक्टर शाहीन शाहिद की बात करें, चाहे मुजम्मिल की बात करें, आदिल अहमद राठर की बात करें, उमर की बात करें, तमाम जितने लोग थे ये सारे डॉक्टर्स थे, सारे हाईली क्वालिफाइड थे, लेकिन इनका आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन होता है और उसके बाद ये आतंकवाद की राह पे जाते हैं। तो आप नहीं जान सकते कि कौन क्या काम कर रहा है और उसका दिमाग किस तरीके से चल रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि आप हर एक इंसान को शक की नज़र से देखिए, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। जय हिंद। जय हिंद। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र।